Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Hypothesis, Parikalpana, Upkalpana. परिकल्पना का अर्थ मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस कल्पना। अर्थात परिकल्पना का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ होता है एक सामान्य अनुमान। वह चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रमुख स्थान आता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना से ही अध्ययन या शोध शुरू होता है और परिकल्पना के पुष्टि के साथ ही इसका समापन होता है। अनुसंधान में परिकल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। परिकल्पना को अनुसंधान में प्रमुख पद्धति माना जाता है। इसका मुख्य कार्य है नए प्रयोगों और टिप्पणियों का सुझाव। परिकल्पना का मतलब है एकमात्र धारणा या कुछ अनुमान जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना है। एक शोधकर्ता के लिए परिकल्पना एक औपचारिक प्रश्न है जिसे वह हल करना चाहता है। इस प्रकार एक परिकल्पना को प्रस्ताव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे घटना के लिए एक स्पष्टीकरण निर्धारित करना होता है। यहाँ पर परिकल्पना की शुरुआत हमेशा किसी न किसी समस्या से होती है। यहाँ पर समस्या कोरोना के प्रति मानसिक सजगता का, कोरोना के संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना और उस की जांच हेतु हम निम्नलिखित परिकल्पना बना सकते हैं कि यहाँ पर हम दो ग्रुप लेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पहला प्रायोगिक समूह, दूसरा नियंत्रित समूह। जो लोग मानसिक रूप से सजग हैं वो प्रायोगिक ग्रुप के अंतर्गत, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, और जो लोग कोरोना के प्रति मानसिक सजगता नहीं रखते, मानसिक सजगता से आशय यहाँ पर मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजिंग करना, फिजिकल शारीरिक दूरी बना के रखना है। और उन दोनों के बीच में हम विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं बनाएंगे। जॉन सी टाउनसेंड के अनुसार शोध के तहत समस्या समाधान हेतु सुझाया गया उत्तर परिकल्पना है। Hypothesis is a suggested answer to the problem under investigation. J.C. Townsend। अतः यहाँ शोध समस्या हमारी कोरोना के प्रति मानसिक सजगता का प्रभाव कोरोना से हमें बचाता है, ये परिकल्पना हो सकती है। एम वर्मा के अनुसार परिकल्पना सिद्धांत का वह रूप है जो परीक्षण रूप कथन के रूप में लिखा जाता है और जिसको स्पष्ट रूप से प्रदत्तों के आधार पर या प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर पुष्टि की जाती है। A theory when stated as a testable proposition formally and clearly and subjected to empirical or experimental verification is known as hypothesis. M. वर्मा। लुंडवर के अनुसार एक परिकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो कि उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक परिकल्पना कहलाता है। गुडे एंड हार्ट के अनुसार एक परिकल्पना एक विचार है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अब
यहाँ पर एक अच्छी परिकल्पना, एक श्रवण परिकल्पना कैसे बनाई जाए ताकि समस्या का एक सुदृढ़ समाधान निकल करके आ सके और परीक्षण जो आप समस्या का रिजल्ट पाना चाहते हैं वो सटीक रिजल्ट मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, परिकल्पना की विशेषताएं। एक अच्छी परिकल्पना कैसे बनाई जाए, सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना कैसे बनाई जाए, उसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, तभी वैज्ञानिक अध्ययन के योग्य वह मानी जा सकती है। पहला, स्पष्टता। जो भी परिकल्पना बनाई जा रही हो वहां समस्या बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और साथ में उसका समाधान भी बहुत सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। परिकल्पना की धारणाएं सुनिश्चित और सामान्य वैचारिक तत्व से परिपूर्ण होनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन हो सके। ऐसी स्पष्ट परिकल्पना ही अध्ययनकर्ता का सही लक्ष्य और दिशा सुनिश्चित कर सकती हैं। अब जैसे हमने एक बहुत ही स्पष्ट समस्या के लिए बहुत ही स्पष्ट परिकल्पना बनाई, जैसे कोरोना के प्रति मानसिक सजगता कोरोना के प्रति संक्रमण पर प्रभाव डालती है। ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, नल भी हो सकता है और इसकी चर्चा हम परिकल्पना के प्रकार में विस्तृत रूप से करेंगे। तो उद्देश्य जो कुछ भी होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वहां पर हम क्या परिकल्पना बनाएंगे। और किसी भी समस्या की शुरुआत समस्या से होती है और परिकल्पना से होती है, तो परिकल्पना का स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। मार्गदर्शन में उपयोगी, यूजफुल फॉर गाइडेंस। परिकल्पना एक ऐसा वैचारिक तत्व है जो वास्तव में शोधकर्ता का एक निश्चित मार्ग सत्यापन प्रशस्त कर सकती है। एक उसे सच्चे रास्ते सही दिशा की प्रदान करती है कि क्या आगे की ओर वो दिशा पर अपनी खोज कर सकता है और उन तथ्यों की व्याख्या कर सकता है जिन्होंने स्पष्टीकरण की उस समस्या के आवश्यकता को जन्म दिया। तीसरा, प्रामाणिक आंकड़े प्राप्त हो सके। हमेशा हम जो भी उपकल्पना बना रहे हैं उसका परीक्षण करने के लिए वो स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, हमारे पास प्रमाणित आंकड़े होना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त करें वो बिल्कुल ऑथेंटिक, सही, सच्चाई पर आधारित होने चाहिए, अन्यथा हमारा वैचारिक तत्व सिद्धांत प्रमाणित करना बहुत कठिन हो जाएगा। एक अच्छी परिकल्पना सिद्धांत, तथ्य, धारणा और अभिधारणा के साथ स्पष्ट रूप से अंतर रखती है। अब जब कोरोना के प्रति सजगता के प्रति हम आंकड़े इकट्ठे करने जाएंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट आंकड़े होने चाहिए कि एक शहर में पर्टिकुलर सैंपल पर कितने लोग मास्क पहन रहे हैं, कितने लोग शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं, डेली हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, तो उनका कोरोना में संक्रमण से वो प्रभावित हुए या नहीं हुए। इस तरह से हमें वहां पर बहुत प्रमाणित डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी सिद्धांत से संबंधित, रिलेटिंग टू अ थ्योरी। हम यहाँ पर जो भी परिकल्पना बनाएं वो किसी पूर्व में अध्ययन किए गए सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि एक परिकल्पना में कुछ अनुभवजन्य संदर्भ भी होते हैं। एक परिकल्पना बनेगी वह भी अनुभव के आधार पर बनेगी। कभी ऐसी परिकल्पना ना बनाई जाए जो आदर्श पर आधारित हो। शोधार्थी की परिकल्पना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए उसमें वास्तविकता का वैचारिक तत्व होना चाहिए, ना कि आदर्श का। अब यहाँ पर हम पुराने सिद्धांत, बहुत बार महामारी फैली 1918 में भी
महामारी फैली थी और स्वाइन फ्लू के रूप में, या एक फ्लू था। और उस समय इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करके हमने महामारी पर विजय प्राप्त की थी। मानसिक सजगता का वहां पर बहुत बड़ा रोल था। तो उसी सिद्धांत के आधार पर आज भी हम महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि वायरल से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, अगर हम शारीरिक दूरी बना करके रखें तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा वायरल के से बचाव में हमारी सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह का जो पूर्व अध्ययन है वो हमारे सिद्धांत पर ही आधारित होना चाहिए। यहाँ भी हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही परिकल्पना बनाएंगे। परीक्षण योग्य, हम जो भी परिकल्पना बनाएं वो हमेशा परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसे अवलोकन द्वारा पुष्टि या खंडन किया जा सके। परिकल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच अनुसंधान या शोध की उपलब्ध जो टेक्निक्स हैं, जो हमारे पास माध्यम हैं, से संभव हो सके। और हमें उस समय जितने भी हमारे पास साधन हैं सैंपलिंग के लिए, चयन के लिए, प्रतिदर्श के लिए, वो हमें उसका बहुत ही सतर्कता और प्रमाणित रूप में उपयोग करना चाहिए। सरलता, परिकल्पना की एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है कि परिकल्पना सरल होनी चाहिए। पीवी यंग के अनुसार परिकल्पना जितनी ज्यादा सरल होगी उतनी ही ज्यादा अध्ययन में वैज्ञानिकता आएगी। इस सरलता से शोधकर्ता को परिकल्पना को यथासंभव सरल रूप दिया जाना चाहिए। कोई भी परिकल्पना जो समस्या का सरलतम एवं स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत करती होगी, उसके परीक्षण में कठिनाई नहीं आएगी। अतः परिकल्पना की शब्दावली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग कतई ही नहीं होना चाहिए। सातवां, परिकल्पना समस्या का स्पष्ट उत्तर हो। अ सफिशिएंट आंसर टू द हाइपोथेसिस प्रॉब्लम। एक अच्छी परिकल्पना एक समस्या के लिए उपयुक्त पर्याप्त उत्तर का सुझाव देती है। यह शोधकर्ता के अनुभव और उसकी सोच पर निर्भर करता है कि अनेक परिकल्पनाओं में से किसे अपने परीक्षण के योग्य विषय बना रहा है। हमारे पास परिकल्पना के बहुत सारे प्रकार होते हैं और सैद्धांतिक रूप से हमारी किस प्रकार की समस्या के लिए किस प्रकार की परिकल्पना बनाएं, ये शोधकर्ता के ऊपर पूर्णतः निर्भर करता है। उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा। ये पूरा विवेक शोधकर्ता के हाथ में होता है। यंत्रों की प्राप्यता, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, जो भी परिकल्पना हम बना रहे हैं, जो भी समस्या हमने रखी है, अगर उनको उनके लिए किसी भी तरह की यंत्र, इक्विपमेंट, साधनों की जरूरत है तो वो पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है। ऐसी परिकल्पना का चुनाव करना चाहिए जिसके परीक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उपलब्ध उपकरण और तकनीकी का प्रभाव प्रभावी ढंग से किया जा सके। यदि संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे तो परिकल्पना का संचालित करना और निष्कर्ष करने में बहुत ही कठिनाई होगी। संक्षिप्तता, कंसाइज, परिकल्पना चूंकि समस्या का सारांश होती है, अतः उसे बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। उसकी भाषा वैज्ञानिक होनी चाहिए, अन्यथा उसके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। हम जितनी ज्यादा उसको विस्तृत कर देंगे तो वो उतनी ही ज्यादा समस्या जटिल हो जाएगी, परिकल्पना जटिल हो जाएगी। विशिष्टता, स्पेशलिटी,
कोई भी परिकल्पना सामान्य न होकर के विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। उसमें कुछ विशिष्टता होनी चाहिए शोध में, कुछ नवीनता होनी चाहिए। यदि शोधार्थी अध्ययन विषय के सभी तथ्यों को लेकर के परिकल्पना का निर्माण करता है, तो एक ही समय में सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर पाएगा। परिकल्पना को अपने में विशिष्टता लिए हुए होना चाहिए, अत्यंत विस्तृत नहीं होना चाहिए। विशिष्टता के आधार पर ही समस्या स्पष्ट और गहन अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल समस्या से संबद्ध, रिलेटेड टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो भी परिकल्पना हम बनाने जा रहे हैं वो समस्या से जुड़ी हुई होना चाहिए, वो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कई बार अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण में मूल समस्या से हट करके गौण महत्व वाले पक्षों को परिकल्पना के साथ जोड़ देता है। ऐसा करना अध्ययन की दृष्टि से अनुचित है। चुने गए विषय के मुख्य पक्षों से ही परिकल्पना का संबंध होना चाहिए ताकि अध्ययन में विशिष्टता आ सके। तो मूल समस्या से हमें हटना नहीं है, जो समस्या है उसी से ही रिलेटेड जुड़ी हुई हमें परिकल्पना बनानी चाहिए। भविष्य उन्मुख, फ्यूचर ओरिएंटेड परिकल्पना हमेशा भविष्योन्मुख, भविष्य से संबंधित होनी चाहिए, ना कि पिछले तथ्यों और सूचनाओं के सत्यापन से। क्योंकि अगर हम भूत की चीजों को ही बार बार सत्यापित करेंगे तो हम कुछ नया नहीं खोज सकते हैं। तो हमेशा एक अच्छी परिकल्पना में भविष्य की प्रति उन्मुख होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ इस तरह की विशेषताओं के साथ हम एक अच्छी सुदृढ़ परिकल्पना की रचना कर सकते हैं। उसके बाद शोध परिकल्पना के प्रकार। शोध परिकल्पना के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक तरह से प्रकार बतलाए हैं। यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार जो मुख्यतः प्रचलित हैं का अध्ययन हम लोग करेंगे। एक परिकल्पना एक अनुमानित स्पष्टीकरण है। इसका मतलब कि परिकल्पना एक परिकल्पना है, एक अनुमान है किसी समस्या के स्पष्टीकरण के लिए, जो तथ्य के समूह से संबंधित है, जिसे कुछ और जांचों द्वारा परीक्षण किया जा सकता है। एक शोध आमतौर पर एक समस्या से शुरू होता है। इसके बाद ये परिकल्पना शोधकर्ता को शोध समस्या के कुछ विशिष्ट पुनर्कथन और स्पष्टीकरण प्रदान करती है। पहला, सरल परिकल्पना। इसके कुछ विशिष्ट प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार सरल परिकल्पना। सरल परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है और इन्हीं 2 चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया था कि समस्या कोरोना से मानसिक सजगता कोरोना के संक्रमण को रोकती है। ये एक सामान्य समस्या हो गई। अब सामान्य परिकल्पना में कि ये एक सामान्य परिकल्पना हो गई कि कोरोना के प्रति मानसिक सजगता कोरोना को रोकने में सहायक होगी। तो ये सामान्य सरल परिकल्पना का उदाहरण होगा। जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसमें सह संबंध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। जटिल परिकल्पना से तात्पर्य उस परिकल्पना से है जिसमें 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम अगर परिकल्पना में कुछ और अन्य चर जोड़ दें, अभी हमने यहाँ 2 समूहों का ही वर्णन किया था, एक जो मानसिक रूप से कोरोना के प्रति सजग है और एक दूसरा ग्रुप जो मानसिक रूप से कम सजग है। अब यहाँ पर हम कई एज ग्रुप की बात ले लें कि जैसे मानसिक सजगता 20 से 30 साल के लोगों के बीच में कितनी है, 30 से 40 साल के बीच के लोगों में कितनी है, 50 से 60 साल के लोगों के बीच में कितनी है। तो इस तरह से कई
एज ग्रुप के बीच में हम मानसिक सजगता देख सकते हैं। हम अगर इसमें 3 तरह के सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रयोग कर देते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च सामाजिक वर्गों के लोगों में मानसिक सजगता का और कोरोना संक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये एक जटिल परिकल्पना का उदाहरण होगा। तीसरी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट परिकल्पना जो सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है, इसमें 2 निम्न परिकल्पनाओं को शामिल किया जाता है और शोध का मुख्य आधार ये यही 2 प्रकार की परिकल्पनाएं मुख्यतः रहती हैं। पहला शून्य परिकल्पना और दूसरा वैकल्पिक परिकल्पना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या प्रायोगिक परिकल्पना एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। यहाँ पर शून्य परिकल्पना का विशेष महत्व है, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इस परिकल्पना में 2 चरों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता। नल जर्मनी भाषा के शब्द से है। इस परिकल्पना के अंतर के शून्य होने की स्थिति रखी जाती है, जिसे HO परिकल्पना भी कहा जाता है। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को हम अनबायस्ड हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, जहाँ बिल्कुल शून्य में अनुमान लगा करके शोधकर्ता अपने अध्ययन परीक्षण की जांच करता है और ये जांच करता है कि वो परिकल्पना स्वीकृत हुई या अस्वीकृत हुई, और उसके शोध परिणाम उसी स्वीकृत अस्वीकृत के ऊपर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर कोरोना संक्रमण के प्रति सजगता में हम 2 ग्रुप का प्रयोग किया गया। पहला प्रायोगिक ग्रुप ए, जो लोग बहुत ज्यादा मानसिक सजग हैं कोरोना के प्रति, जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप जो समूह बी है, कंट्रोल ग्रुप, जो इतनी अच्छी तरह से इन कोरोना प्रोटोकॉल का मानसिक सजगता से पालन नहीं कर रहा है। अब उन दोनों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी कोरोना के प्रति जो बहुत ज्यादा सजग हैं और ग्रुप बी जो कम सजग हैं, उन दोनों के बीच में कोरोना संक्रमण के प्रति कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो ये जो इस तरह की परिकल्पना होगी, इसे शून्य परिकल्पना कहा जाएगा। शोधकर्ता को नहीं मालूम कि अंतर है कि नहीं है, वह शून्य में परिकल्पना बना करके अपने शोध की दशा और दिशा को आगे बढ़ाता है। बी, वैकल्पिक परिकल्पना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वैकल्पिक परिकल्पना वह है जिसे सामान्यतः वास्तविक परिणामों के आधार पर स्पष्ट किया जा सके। इसमें 2 चरों के बीच परस्पर सार्थक धनात्मक पॉजिटिव व ऋणात्मक या नकारात्मक नेगेटिव संबंध है। इसे प्रायोगिक कल्पना भी कहा जाता है। यह समूह के व्यवहारों में अंतर का अभिकथन करती हैं। इसे H1 परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसे धनात्मक पॉजिटिव व ऋणात्मक या नकारात्मक परिकल्पना भी कहा जाता है। तो जब एक दिशा सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में परिकल्पना को दे दी जाती है, तो वो दिशा वैकल्पिक परिकल्पना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है।